मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 24 साल है। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पछतावा तब हुआ था जब मैंने बिना कुछ जाने कुछ औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से ही हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था और उनकी हर चीज़ लुट गई थी। मुझे यकीन है मेरी इस बात पर वो औरतें मुझे आज तक बद्दुआएं देती होंगी, आज तक मुझे कोसती होंगी, क्योंकि मैंने ही उनको वो गलत रास्ता दिखाया था जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी इस बात के बारे में पता होता तो मैं कभी भी उन औरतों को नहीं बताती कि आप लोग वहाँ पर जाओ। मैं खुद भी एक गलत फहमी का शिकार हो गई थी। मेरा नाम शालिनी है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं रोहित को पसंद करती थी और ये बात मैं घर वालों को बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और मुझे पता था कि जब पापा और भाई को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़की को पसंद करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रोहित से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि रोहित मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम था तनु। हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तनु मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तनु की कोई भी बहन नहीं थी। वो हमेशा यही कहती थी कि शालिनी, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि तनु को कभी भी बहन की कमी महसूस न हो और मैं उसको अपनी सगी बहनों के जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी तनु मेरे घर पर आ जाती थी मुझसे मिलने के लिए और कभी मैं उसके घर पर चली जाती थी उससे मिलने के लिए। जब तनु मेरे घर पर आती थी तब रोहित उसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाया करता था और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फ़ोन पर ही बात की थी। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो फिर रोहित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं रोहित को यही समझाती रहती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी न मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो फिर ही यहाँ पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई शक हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं तनु के घर गई तो मुझे वहाँ पर 4-5 औरतें आई हुई नजर आईं। जब मैंने तनु से पूछा कि ये औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई जो कि रोहित भाई से बड़े हैं, वो हकीम हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। तनु ने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का ही इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। तनु की ये बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वो काफ़ी इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को तनु के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा तनु के भाई का भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी को ये बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर पर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर पर आती जाती रहती थीं, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी का काम किया करती थीं और काफ़ी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाती थीं। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थी तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को तनु के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ, उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। मम्मी की तो बस कहने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टर से ज़्यादा हकीमों और वेदों पर यकीन होता है। उन औरतों ने तनु के भाई का पता पूछा। मम्मी ने उन औरतों को पता बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले से जाना पड़ा,
क्योंकि भाई जहाँ पर काम किया करते थे उन्होंने वहीं घर ले लिया था और ये वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज़्यादा दूर था, तो आने जाने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने ये सोच लिया था कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमारे हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। ये घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 5 महीने गुजर गए और तनु से मैं उन 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। रोहित से फ़ोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। रोहित को जब नौकरी मिल गई थी तब वो हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। रोहित की नौकरी लग गई थी, इसीलिए पापा ने भी रिश्ते को मना नहीं किया था और पापा ने रोहित को 4 महीनों के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सब की जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फिर सुकून से केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसीलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारी हुई और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सहेली तनु को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी, उसके साथ रहने के लिए जा रही थी। मेरी शादी के बाद तनु और मैं हर समय साथ रहते थे, क्योंकि रोहित सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को 8 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन रोहित के बिना गुजारती थी, लेकिन तनु के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। तनु और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। हमारे घर में जो कोई भी औरतें आती थीं, वो ये बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि हम नंद और भाभी हैं। वो सब हमें बहनें समझती थीं। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो मुझे और तनु को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों को एक साथ इस तरह हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि शालिनी, तुम बहू कम बेटी ज़्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी एक बहुत अच्छी सीधी साधी औरत थी। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि बहू, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, अब तुम्हें मुझे एक पोता या पोती देनी होगी। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सास की बात मानने के लिए सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो घर किराए का था, इसीलिए मेरे पति रोहित ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। रोहित का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर तो खरीद लें, फिर बच्चे पैदा करेंगे। उनकी ये बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब सास ने ये बात कही कि वो दादी बनना चाहती हैं, तो फिर मैंने रोहित से बात की और रोहित ने जो खबर मुझे उस समय सुनाई, वो खबर सुनने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि रोहित ने मुझसे कहा कि रोहित जिस जगह काम करते हैं उन लोगों ने रोहित को नौकरी से निकाल दिया है, इसीलिए फ़िलहाल बच्चे पैदा करने के बारे में सोचो भी मत। रोहित की नौकरी चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि रोहित की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था और अब हमारी जिम्मेदारी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी की शादी के 6 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा था। मेरे जेठ की पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहां पर वो औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थीं और मेरे जेठ दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसों से हमने अपना एक घर खरीद लिया था और मेरी सास ने तनु की शादी के लिए भी काफ़ी सारे जेवर भी बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर से मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा करना चाहिए, तो मैंने अपनी सास को रोहित की कही हुई बात बता दी कि वो चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना खुद का घर खरीद नहीं लेता तो तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि ये घर भी तो आप लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि ये घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा कर ही लो। तो मैंने भी अपनी सास से बोल दिया कि मम्मी,
जेठ जी से तो काफ़ी औरतें इलाज करवाने के लिए आती है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती वो तो उन्हीं औरतों का इलाज करते हैं। आप भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दें जिससे कि मैं जल्दी से गर्भवती हो जाऊं। मम्मी ने जब मेरे जेठ जी से ये बात बोली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूंगा। मुझे उनकी ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कोई संतान न हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफी बार बोला था, मगर मेरे जेठ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस बात पर मुझे कुछ कुछ शक होने लगा और मैंने आने वाली औरतों से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर में एक कमरा बना हुआ था जहां पर मेरे जेठ औरतों के इलाज करते थे और उस कमरे में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती थी। मैंने जब भी किसी औरत से पूछा था कि क्या आपको मेरे जेठ के इलाज से फायदा हुआ है, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि मैं तो पहली बार आई हूँ और यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आपके जेठ के इलाज से भगवान हमारी खाली झोली में संतान डाल दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी तो फिर वो वापस बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर निकलती हैं या नहीं, लेकिन फिर जब एक दिन मैंने नोटिस किया तो पूरा दिन गुजर गया, कोई भी औरत कमरे से बाहर ही नहीं आई और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज करते हैं औरतों का जो उन्हें वापस कमरे से बाहर नहीं निकालते। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसे तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती। मैंने अपनी सास के साथ इस बारे में और ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि मैं उन्हें ये क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। ये बात मैं उन्हें कैसे कह सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं अपने शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह को अपने जेठ के कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई, जहां पर वो औरतों का इलाज करते थे। 4-5 औरतें तो जब मैं वहां पर थी तभी इलाज करवाने आईं और मेरे जेठ से दवाई लेने लगी। मेरे जेठ उन्हें दवाई देते हुए उनसे काफ़ी सारे पैसे मांग रहे थे। वो औरतें जब कह रही थीं कि इस बार थोड़े से पैसे ले लें, जब आपकी दवा से हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देंगे और आपको खुश कर देंगे, लेकिन मेरे जेठ जी उनको इस बात से ही इलाज करने पर मना कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं आप लोगों का इलाज बिल्कुल भी नहीं करूंगा जब तक आप मुझे मेरी मुंह मांगी रकम नहीं देंगे। मुझे अपने जेठ की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और मैंने इस समय ये सोच लिया था कि इस तरह से करके ये इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए और अपना घर और गाड़ी खरीद ली है। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज़्यादा असर है, इसीलिए तो ये औरतें इतने बहुत पैसे देकर जाती है, वरना तो कोई क्यों इतने पैसे किसी को देता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ के उस कमरे में एक और पीछे से दरवाज़ा बना हुआ था। वो औरतें जिस दरवाजे से आती थीं, मेरे जेठ उस दरवाजे से उनको वापस जाने नहीं देते थे और उनको पीछे के दरवाजे से जाने के लिए बोलते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरे जेठ वहाँ पर बैठे थे और अब मुझे उस कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं छुपकर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहाँ से चले नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से निकल नहीं पाती। जब मैं वहीं पर थी तब वहाँ पर एक औरत आई और मेरे जेठ के साथ झगड़ने लगी। वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने ध्यान दिया और सोचने लगी कि ये तो वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ का पता बताया था, जो वहाँ पर रहती थी जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। वो औरत मेरे जेठ से कहने लगी कि तुमने जितने भी पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारे इलाज से मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा, अपने जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे संतान कब होगी। मेरे जेठ तो उस औरत को डांटकर अपने कमरे से निकाल रहे थे। वो औरत मेरे जेठ को धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकाल रहे हैं, वो मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि इस हकीम की दवाई से मुझे ज़रूर संतान हो जाएगी।
वो औरत उस वक्त कह रही थी कि मुझे तो पूनम दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास आना चाहिए था। पूनम मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को मैंने बताया था। सारा कसूर मेरा था। मैंने बिना जाने ही इतनी औरतों को अपने जेठ के बारे में बताया था और मैं उस समय जहाँ पर छुपी बैठी थी और वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ। जिस तरह से वो उस औरत से बात कर रहे थे, मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगे। मुझे कहने लगे कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो औरत जो उस समय मेरे जेठ के पास खड़ी थी, वो मेरे जेठ को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे इस समय पहचान लिया। मुझसे कहने लगी, शालिनी ये तुम्हारा जेठ है, ये तो ढोंगी है, ये कोई हकीम नहीं है। ये औरत से पैसे लूटता है और ये दवाई देने से पहले ही औरतों से काफ़ी पैसे मांगता है। वो औरत मुझसे कह रही थी कि शालिनी मैं तो तुम्हारे कहने पर इस हकीम के पास आई थी, इसकी बातों में आ गई। मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहाँ भेजा था। अब बताओ मैं क्या करूँ। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे पति मुझे डिवोर्स दे देंगे जब तक मैं उसके पैसे वापस न कर दूं। मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। वो उस औरत से कह रहे थे कि तुम ये बात किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने अपने जेठ से इस समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं वो कौन वापस करेगा। मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी आपको उन औरतों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है ये कितना बड़ा पाप है। अगर आप हकीम नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूंगा और मेरे इलाज से आप गर्भवती हो जाएंगी। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। ये सारी कमाई तो हराम की थी, मतलब हम इतने सारे दिनों तक गलत काम के पैसे खाते रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने आपके कमाए हुए पैसे से अपना पेट भरा है। मेरे जेठ को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनके सामने बोलना बेकार समझा और उनके कमरे से चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब इस घर में एक दिन और नहीं रहना और ना ही अपने जेठ के कमाए हुए पैसों से कुछ भी खाना पीना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना तो यहाँ से चले जाएं। बाकी आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं। मेरे पति और मैं उस घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने के लिए आए हैं, जब तक हम अपने लिए कोई घर नहीं देख लेते। मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर लिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति की इतनी सारी कोशिश के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। कुछ ही महीनों में हमने अपना घर अलग ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसों से ही गुजारा करती थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाते। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के बाद 3 महीने में ही मैं गर्भवती हो गई थी और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास भी गई। उनको भी ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, लेकिन वो कहती थी कि तनु अभी कुंवारी है और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है, वो अकेला कैसे रहेगा। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूंगी। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो कभी यहाँ पर आ जाया करूंगी। मुझे जब 7वां महीना शुरू हुआ तो तनु और मेरी सास हमारे घर पर आईं। मेरी सास को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर पर आई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी।
मैंने जब उनसे उनकी परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये खबर सुनने के बाद मैं समझ गई उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको हो गई है और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी मिली। अब काफ़ी गरीब लोग लुटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को उनको अपनी बातों में फंसाकर पैसे ना ले। मेरी सास और मेरी नंद अब हमारे साथ ही रहने लगी थीं, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर एक बार भी नहीं आए थे। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला था कि मेरे जेठ अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैंने आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी, मुझे बचा लो। मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसे इस बात की भी धमकी दी थी कि वो पुलिस में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे जो कि घर बेचकर ही चुकाए जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया, काफ़ी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए थे और मेरे जेठ अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहस की थी। मुझसे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला था और बोला था कि अच्छी कमाई में बहुत सुकून होता है, चाहे वो थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और ना ही उनको वापस करने की कोई फिक्र रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप ये कदम ना उठाते और झूठ बोलकर पैसे ना कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, शर्मसार हो रहे थे। अब सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे वहीं पर उन्होंने अपने भाई को भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे रह गए थे धीरे धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे जेठ के पास किसी भी औरत के पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का फर्ज निभाया था। तनु की शादी की खुशी मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी बहुत हुआ था क्योंकि वो मुझसे दूर जा रही थी। तनु की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत ज़्यादा रोए थे। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और अब हमारा घर बहुत ही अच्छे से चलता था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरी सास को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी कि अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अब तो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैंने अपनी सास की ये परेशानी भी ख़त्म कर दी और अपनी मम्मी के दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने मायके में कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इसलिए मेरी मम्मी के दोस्त को रिश्ता देने में कोई भी एतराज़ नहीं था और फिर मैंने उसकी शादी अपने जेठ के साथ करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ रहते थे और दिलो जान से अपनी सास की खिदमत करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत दुआएं देती थी और हमसे कहती थी कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो, और फिर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी 6 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नीतू है।
जब मैं 12 साल की थी तभी मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत बुज़दिल थी, जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वो हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक तो हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। ना ही कभी हमें किसी बात पर डांटा और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी करवाने की भी बहुत कोशिश की, मगर माँ शादी करना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे मामा जी पर आ गई थी। मामा मेरी माँ से बड़े थे। मामा की शादी नाना नानी के जीते जी ही हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमसे अपनी आंखें मोड़ ली और उनके घर में हम तीनों माँ बेटियों के साथ नौकरानियों जैसा सुलूक होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी। वो हमेशा महंगाई की ही बातें करती रहती थी। न जाने ये मामी की बातों का ही असर था या फिर मेरी माँ अपनी जिंदगी ही इतनी ही लिखवा कर लाई थी। उन्होंने अपने दिल को रोग लगा लिया और ये रोग फिर हार्ट अटैक का रूप बनकर उनकी मौत बन गया। और अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहनें अकेले हो गए थे। कहने को तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमारा ख्याल भी रखा करते थे, हमारे हाल चाल भी पूछते रहा करते थे, मगर हकीकत तो ये थी कि किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बस सब हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा किया करते थे, जो सब लोग जताते थे। मामी तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी, मगर अकेले में व्यवहार हमारे साथ बहुत ही बुरा होता था। फिर जब मेरी उम्र 22 साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर वो कानों के बहुत कच्चे थे। जो अपनी माँ के कानों से सुनते थे उसी की जुबानी बोलते थे। अपनी माँ का कहना मानना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बिना सुने और समझे उनकी माँ जो भी बात उनसे कहती थी वो अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया करते थे और फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। देखते ही देखते मुझे अपनी ससुराल में 8 साल गुजर गए और मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। इससे पहले तो मुझे दहेज न लाने के ताने मिला करते थे और उसके बाद एक नया ताना ये मिला कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन लोगों को कभी बेटे की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अपनी सास और अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। वो चाहे जिसको लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, मगर मेरी बातें उनको समझ नहीं आती थी और ऐसी बातों पर मुझे पढ़ा लिखा होने के भी ताने मिला करते थे। धीरे धीरे मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया और सिर्फ खामोश ही रहने लगी। एक दिन मेरी बहन नीतू की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग से बोझ सा हल्का हो गया। मेरी बहन का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की सांस भरती थी कि आखिर मेरी बहन की आजमाइश भी अब खत्म हो गई। नीतू की शादी को अभी 10 महीने ही गुजरे थे कि मेरी बहन विधवा हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसको मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मामी नीतू को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामा तो मामी की बातें मानने पर मजबूर हो गए थे। मामा भी मेरे ससुर की तरह मामी से बहुत दबते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर में गई तो मामी नीतू को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से छुड़वाया और फिर गुस्से में उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसे लेकर अपने साथ अपने घर आ गई। मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया जब मेरी सास को पता चला कि वो यहाँ पर ही रहेगी और वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, मगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का घर में आना पसंद नहीं आया। वो रोज रात को मेरे पति को चढ़ाया करती थी। एक दिन मैं रात को किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अपनी सास के कमरे से कुछ आवाज आने लगी। न चाहते हुए भी मैं उनकी बातों को रुककर सुनने लगी। वो आज भी रोज की तरह मेरे पति को मेरी और मेरी बहन के खिलाफ भड़का रही थी। मैंने कान लगाकर उनकी बात सुनी तो मुझे आवाज आई कि देखो जरा, तुम्हारी पत्नी को किसी का डर है भी या नहीं? महंगाई का जमाना है, इतनी कम आमदनी में जब इंसान के लिए अपना खर्च उठाना मुश्किल है, इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुश्वार हो रहा है।
ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर एक और जिम्मेदारी लाकर बिठा दी है। पहले इसको और इसकी बेटियों को हम पाल रहे थे, उनकी जिम्मेदारी क्या कम थी जो ऊपर से अपने साथ ही अपनी बहन को भी ले आई। कल को ये अपने बाकी मायके वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खानदान यहीं पर ही इकट्ठा कर लेगी और तुम बस गूंगों की तरह इसको देखते रहना। इसको किसी बात के लिए मना मत करना, इससे कुछ मत कहना। मेरे पति खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बोले तो कहने लगे कि माँ, मैं उससे कहता तो हूँ और इससे ज्यादा क्या करूँ। मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही चलाने की आदत थी। वो जब अपनी कहने पर आती थी तो वो और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। तब चाहे सामने उनका बेटा हो या फिर उनका पति, सभी उनसे डरते थे और उनसे दबे बैठे थे। बेटे की तो मुझे समझ आती थी क्योंकि वो अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकते थे। वो तो अपनी माँ को किसी भी हाल में पलटकर जवाब नहीं दे सकते थे। मगर मेरे ससुर क्यों उनसे डरते थे, उनकी हर नाजायज बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनकी हर गलत बात पर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। सास की सारी बातें तो मेरी समझ से बाहर थीं। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज्यादा मासूम भी, और सभी का कहना मानने वाली और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली। वो तो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी। उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती, और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसे छोड़ देती और इस कड़े वक्त में भी उसके काम नहीं आती, फिर ऐसे रिश्तों का क्या फायदा जो कड़ी धूप में ठंडी छांव न बन सके। वो हर रोज मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी को कहो कि वो अपनी बहन को यहाँ से चलता करे। मैं उनकी कोई बात नहीं सुन सकी और मैं अपने आंसू पीती हुई अपने कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं। उनके अंदाज और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाही तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। अपनी सास की बातें सुनकर ही मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी थीं। अब मैं और भी ज्यादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी। फिर न जाने रात के किस समय मुझे नींद आ गई और अगली सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया था। जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया करती थी और साथ साथ मेरी भी मदद करवाती थी। वो बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। अगर मेरी सास उससे कुछ कह भी देती थी तो वो पलटकर कभी भी उनको जवाब नहीं देती थी। मगर वो भी सबका व्यवहार समझ रही थी और सबके अंदाज देख रही थी, और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मामी के घर चली जाएगी और वहाँ पर रह लेगी। मगर मैं जानती थी कि वहाँ पर मामी उसके साथ कैसा सुलूक करेंगी, इसीलिए मैंने उसे सख्ती से वहाँ जाने को मना कर दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। मगर अब घर के हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे और अब मेरी सास उठते बैठते मुझे ताने मार मार कर कहा करती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ पर कब तक रहेगी, और मैं उनकी इस बात पर खामोश रहती थी। मेरी एक ही नंद थी जो अपनी माँ की आदत की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बहुत प्यारी और अच्छी थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई थी। आज वो हमारे घर में अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही थी। उसके आने से मेरे अंदर हिम्मत बनने लगी थी, क्योंकि वो जब अपनी माँ को मेरे साथ नाइंसाफी करते हुए देखती थी तो अपनी माँ को वहीं टोक दिया करती थी। मेरी नंद तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे उसका पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजीब सा बदतमीज इंसान था। उसे तो किसी को देखने की भी तमीज नहीं थी। मगर मैं सब कुछ नजरअंदाज कर देती थी। अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती भी तो किससे कहती। मैंने अपनी नंद के लिए खाना बनाया था। मैं अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं होने देती थी। जब मेरी ननंद और उसका पति हमारे घर आए तो मेरी बहन उनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई, और रात को मेरी सास ने कहा कि अपनी बहन से कहो कि वो स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में सो जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद रुकेंगे। मुझे अपनी बहन पर बहुत ख्याल आया और मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में वो स्टोर रूम में कैसे सो सकती है। वहाँ ना तो कोई पंखा था और ना ही कोई खिड़की। मैंने बहुत ही मरे हुए दिल से अपनी बहन को ये सब कुछ कह दिया, क्योंकि मैं घर में कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी। वो बेचारी मेरे कहने पर गैलरी में सो गई और हम सब लोग भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात का समय था जब अचानक से एक शोर की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं और मेरा पति बाहर की तरफ भागे। देखा तो बाहर सब लोग खड़े थे। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी
कि इस दिन के लिए तुम अपनी बहन को यहाँ लेकर आई थी ताकि ये मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश करे। जब मैंने नीतू की तरफ देखा तो वो काफी डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। वो भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद ही यहाँ पर आ गए थे। उसका इशारा मेरी ननंद के पति की तरफ था, जबकि जीजा जी का कहना था कि मेरी बहन उन पर डोरे डाल रही थी। घर में तो जैसे एक तमाशा सा बन गया था। मैं अपने आप को सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और जानती थी कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर ये जो कुछ भी हो रहा था उसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैंने अपनी ननंद की तरफ देखा कि पता नहीं दीदी मेरी बहन के बारे में क्या सोचेंगी, मगर मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी नजर आ रही थी, एक अजीब सा दुख और एक अजीब सा शक जिन नजरों से वो अपने पति को देख रही थी। इस बात से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो जानती हैं कि गलती उनकी पति की है, मगर शायद वो सबके सामने ये बात नहीं कर सकती थी। मेरी सास किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी ननंद ने तो जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए। अपने कमरे में आने के बाद ही मेरे पति ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई और कहा कि तुम्हारी बहन के लक्षण ठीक नहीं हैं। वो मुझे भी अजीब अजीब तरह के इशारे करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अपनी बहन के लिए इस इल्ज़ाम को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन कैसी है, और मैं ये भी जानती थी कि मेरे पति मेरी बहन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनों के आगे पीछे कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोलता और हमें सहारा देता। यही वजह थी कि सब लोग हमें बेसहारा समझकर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। तरह तरह की बातें करने के बाद वो सब लोग शायद सो गए थे, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही थी। मेरे दिमाग में ना जाने कौन कौन सी सोच आ रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी और बस यही सोचे जा रही थी कि मेरी बहन अकेले इस भरी दुनिया में कहाँ जाएगी। मेरी सास तो हर वक्त खर्च और महंगाई का ही रोना रोती रहती थी, और अब तो उन्हें एक नई बात मिल गई थी। वो बात बात पर मेरे नंदोई वाली बात पर मुझे ताने देंगी, उसको घर से बाहर निकालने को कहेंगी। पूरी रात में इसी बारे में सोचती रही। सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। तभी मेरे पति ने मुझे उठा दिया कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं किचन में आई तो मेरी बहन नाश्ता बना रही थी। उसकी आंखें सूजी सूजी सी हो रही थी। उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो भी पूरी रात नहीं सोई होगी, जैसे कि मैं जाग रही थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाई। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब मेरी नंद सोकर उठी तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से बात की, जैसे कि रात कुछ हुआ ही न हो, और नाश्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने हम दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली कि वो तुम्हारी बहन की वजह से ही इतनी जल्दी वापस जा रही है, वरना ये अपने घर से यहाँ कुछ दिन रुकने का प्लान बनाकर आई थी। ये अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वो यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए ही आई थी, मगर ये भी सच था कि वो यहाँ से जल्दी मेरी बहन की वजह से नहीं बल्कि अपने पति की वजह से गई थी, क्योंकि वो अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जाते जाते उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, मगर ये बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी। अगर ये बात मैं घर में करती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। दिमागी तौर पर मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे सुकून की ज़रूरत थी, मुझे खामोशी की ज़रूरत थी, मुझे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई न जानता हो, जहाँ मुझे कोई परेशान न करे, और मैं वहाँ बहुत सारे पल गुजार दूँ। आज मैं अपने सारे दुख दर्द बहा दूँ। और यहाँ तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था। अगर वो मुझे रोते हुए देख भी लिया करती थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाया करती थी। तुमने हमारे घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। तुम चाहती ही यही हो कि इस घर में कभी खुशियाँ वापस ना आए, इसीलिए हमेशा मनहूसियत फैलाई रहती हो। मैं तो बड़ी दिक्कत से अपने आंसुओं को साफ करती थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे दुखों से गुजरते चले गए। एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्बाद कर दिया था। वो दिन भी और दिनों की तरह था जब मेरी बहन मेरे पास आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही हो। मैं समझ गई थी
कि वो ज़रूर यहाँ से जाने की बात करेगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा और फिर मैं इसके लिए सही रिश्ता देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। मगर मैं किसी हाल में भी उसको मामा के घर पर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मैं मामी के उसके साथ किए गए अत्याचार देख चुकी थी। जब मैंने नीतू से पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, जब मैंने उसकी आंखों के बहते हुए आंसू देखे, मेरा दिल बहुत ही दुखा। मैं उसके आंसू साफ करने लगी और उसको खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपना सारा दुख इन आंसुओं के सहारे बहा दे। काफी देर के बाद वो संभली तो मुझसे कहने लगी कि आपके ससुर। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि ऊपर से मेरी सास की आवाज आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से खाना तैयार कर लो, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। न जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था, क्योंकि मुझे उनकी बातें करने की आवाज तो आ रही थी, मगर वो क्या बातें कर रही हैं समझ नहीं आ रही थी। और जब मैंने दोबारा अपनी बहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर मुझे टाल दिया। मगर उसकी बात पर मैं हैरान हो गई। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मुझे बता भी रही थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और हमेशा डरी सहमी से रहने लगी थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, जो बात है मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर वो कह नहीं पा रही हो। जब भी मैं अपनी बहन के साथ अकेले बैठती थी तो मेरी सास अचानक ही आ जाती थी। मुझे उनका व्यवहार बहुत चौंकाने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वो नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारूं, उसके साथ बातें करूं। मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी? ये मैंने सोचा कि उनके दिमाग में ये वहम होगा कि हम दोनों बहनें उनकी बुराइयां करते हों। इसी वजह से वो नहीं चाहती हों कि हम दोनों बहनें अकेले में बैठकर बातें करें। फिलहाल जो भी था, मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने आस पड़ोस की औरतों से उसके रिश्ते के लिए कह रखा था वो कोई ऐसा रिश्ता बताएं जो सादगी से शादी करके मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज का लालच न हो। पड़ोस की रहने वाली एक आंटी तो बहुत ही अच्छी थी। वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो ज़रूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगी। उनसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी। उस दिन मैं रोज़ की तरह जब सुबह को उठी तो बाहर से अजीब तरह के शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो ये मंजर मुझे देखने को मिला। मेरी सास ने मेरी बहन का बाजू पकड़ा हुआ था और बुरी तरह से उस पर चिल्ला रही थी, और दूसरी तरफ मेरे ससुर खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ से अपनी बहन का बाजू छुड़वाया और उनसे कहने लगी कि माँ जी, क्या हुआ है? आपने क्यों सुबह सुबह हंगामा किया हुआ है? हर रोज उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हो। मैं नहीं जानती थी कि अचानक गुस्से में मेरी आवाज़ कैसे बुलंद हो गई, वरना मैं हमेशा अपनी सास से धीमी आवाज़ में ही बात किया करती थी। चाहे वो मुझे कुछ भी कहती, चाहे वो मुझ पर कितना ही गुस्सा क्यों न दिखाती थी, मैं उन्हें पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की करतूत दिखाती हूँ। वो मुझे पकड़कर अपने पति के बिस्तर पर ले गई और जब उन्होंने तकिया हटाया तो उसके नीचे मेरी बहन की चूड़ियाँ और उसके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर तो मैं हैरानी रह गई थी और उनसे पूछने लगी कि ये सब क्या है और ये यहाँ पर कैसे आया। मेरी सास कहने लगी कि यही बात तुम अपनी बहन से पूछो। इससे तो पहले वो मेरे दामाद को ले जाने की कोशिश कर रही थी और जब उनसे नाकाम हो गई तो मेरे पति पर डोरे डालने लगी। ऐसी घटिया लड़की को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती। हमने तो इस लड़की की मदद की, अनाथ समझकर इसको अपने घर में सहारा दिया, लेकिन ये लड़की तो हमारे ही घर के मर्दों पर डोरे डाल रही है। अपनी बहन को निकालो यहाँ से, वरना तुम्हें भी इसके साथ साथ धक्के देकर निकाल दूंगी। यहाँ से निकलो, जहाँ मर्जी चाहे जाओ यहाँ से निकलकर, और जाते जाते अपनी बेटियों को भी साथ लेकर जाना। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे पति और ससुर खामोशी खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे बताइए क्या हुआ है, मगर वो मुझसे नजरें चुराने लगे और घर से बाहर चले गए। मगर मेरी सास ने तो बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया था। आस पड़ोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे।
वहाँ पर मौजूद सभी लोग हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से जानते थे और मेरी सास को भी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी बहन को इस घर से भेज दूं। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसको कहाँ भेजूं। हमारा तो कोई अपना नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको सहारा दे सकता था। तभी पड़ोस की वही आंटी जिनसे मैंने रिश्ते के लिए कहा था, मेरी मदद करने के लिए आगे आई। उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस घर में तुम अपनी बहन को रखना चाहोगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आखिर अपनी बहन को कहाँ भेजूं। वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उन पर यकीन करके अपनी बहन को उनके साथ जाने दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपनी सास पर यकीन कर लिया था। ये देखकर मैं हैरान थी कि उसका सामान पहले से ही चारपाई पर बाहर कैसे पहुंच गया। और मेरे ससुर ने तो ये कहा था कि मेरी बहन उनके पास गई थी और उन्होंने इसे वापस भिजवा दिया कि वो उनकी बेटी जैसी है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो किसी के मामले में भी नहीं बोलते थे। वो अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। मगर अब वो ये सब क्यों कह रहे थे, मैं ये सब सोच सोच कर उलझती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने ये बात नोटिस की कि मेरी बहन जिस दिन से यहाँ से गई थी, मेरी सास तभी से बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन यहाँ पर बोझ बनकर रह रही थी, और जब वो बोझ उन पर से हटा तो वो बहुत ज्यादा सुकून से हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी ननंद रोते रोते अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। सब उसके ऐसे अचानक घर आने पर और उसके इतना रोने पर परेशान हो गए, और जो खबर उसने सुनाई उसको सुनते ही मेरे घर वालों के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो कभी भी अपने पति के घर वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर तो मेरी सास बेसुध हो गई थी। घर में परेशानियों के जैसा माहौल बन गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत परेशान नजर आने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल मेरी ननंद का था। उसे ना तो खाने का होश था और ना ही किसी और चीज का। मैं तो पहले ही अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी। जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताया कि वो मेरी बहन की शादी कर रही है। लड़का उनका भांजा है जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मैंने आंटी को कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम जरूर इस लड़के से मिल सकती हो, लेकिन जब मैं इस लड़के को बुलाऊंगी तब मैं तुम्हें भी यहाँ पर बुला लूंगी। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने नीतू को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है। जैसा मैं अपनी बेटियों को समझती हूँ वैसा ही तुम दोनों बहनों को भी समझती हूँ। आंटी की बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कहते हैं, परेशानी में अगर कोई काम आ जाए तो वह इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और इस वक्त मुझे आंटी इस दुनिया की सबसे अच्छे इंसान नजर आ रही थी, जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत का और एहसास का रिश्ता था। और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि दुनिया से अभी अच्छे लोग खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही तो ये दुनिया अभी तक चल रही है। जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई, अपने कमरे में जाते हुए अपनी नंद की बात सुनकर मैं ठिठक कर वहीं रुक गई थी। वो कह रही थी, माँ, बाबूजी, आपने भाभी के साथ बहुत ज्यादती की है। आपने उनकी बहन पर इल्जाम लगाए। आप लोग जानते भी हैं कि किसी पर इल्जाम लगाना कितना बड़ा पाप है, और शायद ही आपके इस पाप की वजह से मुझे उसकी सजा मिल रही है। जैसे आपने किसी की बेटी को तकलीफ दी, वैसे ही तकलीफ मुझे भी झेलनी पड़ रही है। ये तो मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों बहनों ने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं उनके कमरे के अंदर चली गई। मुझे देखकर वो परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि आप किसी की बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आपने क्या वो कहावत नहीं सुनी कि इंसान जो करता है वही भुगतता है। आज जो तकलीफ आप किसी की औलाद को देंगे, कल वही तकलीफ आपकी औलाद को भी सहनी पड़ेगी। और देखिए, ये कहावत आपके ऊपर कितनी जल्दी पूरी हो गई। उसके बाद आंटी ने अपने वादे के मुताबिक
मेरी बहन की शादी कर दी। मैं उसके पति से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वो पढ़ा लिखा और एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे अपनी नंद की तरफ से बहुत परेशानी थी, जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसका पति सर झुकाए हुए हमारे घर पर आया। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने कहा कि उसको एहसास हो गया है कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दी, क्योंकि वो उसके साथ साथ और भी काफी लड़कों से चक्कर चला रही थी और शादी के बाद भी उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने अपनी आंखों से अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो अपनी आंखों पर यकीन आ गया, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उसको छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी को अपने घर वापस ले आए। घर के सब लोगों ने तो उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे, मगर वो बहुत शर्मिंदा था। मेरी ननंद ने कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके फैसले ने सब लोगों को खामोश करवा दिया था और मेरी सास को उसे वापस भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी सास का इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे अपना दिल साफ किया और उनको माफ़ कर दिया था। अब मैं और मेरी बहन, हम दोनों के ही घर अच्छी तरह से बस चुके थे। हम दोनों ही अपने परिवारों में बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।